अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोगों की आज मॉक की मैंने जो डिस्कशन की है उसमें जो पार्ट वन मैंने बनाया था उसमें क्वेश्चन वन और टू मैंने डिस्कस किया था, तो वो फ़ाइल किसी वजह से करप्ट हो गई है, मुझे इन्होंने बताया है। तो क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू में जो डिस्कशन है आप लोगों की, वो मैं सर उमर वाली इस मैसेज के बाद इस पार्ट के अंदर जो है वो अटैच कर दूंगा। तो क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू आप की डिस्कशन सुनेंगे सर उमर की, और उसके बाद ये पार्ट वन हमारा बन जाएगा। और फिर पार्ट टू के अंदर क्वेश्चन थ्री ऑनवर्ड्स बाकी जो मॉक है वो मैंने खुद डिस्कस किया हुआ है, वो आप ले लेंगे। और क्वेश्चन वन और टू के अंदर कोई क्वेश्चन आपका होता है या इवन पार्ट टू के अंदर भी होता है, तो मंडे या ट्यूसडे को जब हम जूम मीटिंग करेंगे तो उसमें आप जो है वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। अस्सलाम वालेकुम। नंबर टू पे आए जी। क्वेश्चन टू पे आए जी। इसमें क्या कहता है? कहता है जी प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स। ये 5 नंबर का सवाल है। कहता है जी फ्रॉम एल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी ठीक है जी, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। अच्छा मैं आपको ना एक बात बताऊं, एक्सट्रैक्ट्स वाला सवाल इतना मुश्किल नहीं होता यार, यकीन करें। इसमें तो नंबर मुफ्त के होते हैं, आपको पता होता है या डेप्रिसिएशन आनी है, एक्सपेंसेस कुछ आ जाने हैं सीधे सीधे। नोट में आपको थोड़ा ज्यादा काम ज्यादा करना पड़ता है। बहरहाल आप अभी मेरी बात को मजाक समझेंगे। अच्छा जी, कहता है जी ऑन 1 मार्च 2022 अखीर लिमिटेड, अखीर मचा दी भाई इसने। कहता है जी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की इसने ऑफिस बिल्डिंग की। ठीक है जी, 1 मार्च को डेट्स जरा देखते जाइएगा। कहता था बिल्डिंग वाज अवेलेबल फॉर इस्तेमाल 31 दिसंबर। यार ये क्यों दिया है? यार देखिए ना, डेप्रिसिएशन भी तो आनी है ना एक्सट्रैक्ट्स में, फिर 2 महीने की, ये याद रखिएगा। अवेलेबल फॉर यूज एंड व्हाट इमीडिएटली पुट इट टू द इस्तेमाल। यार इससे हमारा मसला नहीं होता, हमने तो अवेलेबल फॉर इस्तेमाल से डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है। ये कई सवाल हमने किए थे। जब आप इस्तेमाल में अगले महीने 2-3 महीनों के बाद लेके आते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन बाद में जो है वो आप उसमें जो कमर्शियल प्रोडक्शन है बाद में करते हैं। लेकिन भाई हमारा तो कंसर्न ही नहीं है ना, तो इररेलेवेंट बात है। कहता डिटेल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर्ड आर एस अंडर। भाई मैं थोड़ा सा जानबूझ के तेज बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास भी खैर इतना टाइम नहीं है कि आप जो है वो बाकी बाकी पेपर भी हैं। तो नॉर्मल क्लासेस में ऐसे नहीं बोला जाता, ये तो सिर्फ डिस्कशन है ना, इसलिए वरना तो बहुत आराम आराम से बातें की जाती हैं। तो ये तो आपके लिए ज़रा तेज बोल रहा हूँ, आपका टाइम सेव हो। ये साथ मैंने टाइमर भी ऑन किया हुआ है इधर। कहता है जी 1 फैब को पहली पेमेंट हुई। जी ठीक है। कहता है जी ये फिर आगे पेमेंट्स की डिटेल्स हैं। और कहता जी सोर्स सी बिलो, कहता कहाँ कहाँ से पेमेंट हुई ये आप बाद ये नीचे आके देख लीजिएगा। कहता जी दीज पेमेंट्स वर फाइनेंस्ड थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। कहता था शॉर्ट टर्म लोन ऑफ रुपीज 200 मिलियन। जी बिल्कुल ठीक है। कहता ऑब्टेन ऑन 1 Jan 2022 फ्रॉम बैंक ए एट द रेट ऑफ 16%। कहता सरप्लस फंड जो है आपने इन्वेस्ट कर देने हैं 10% पे। अब मेरी बात सुने, बोरोइंग कॉस्ट का क्राइटेरिया याद करें। यार जब क्वालिफाइंग एसिड है, और क्वालिफाइंग एसिड कहते हैं जिसको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगता है। तो यार देखो ये 1 मार्च को शुरू हुआ और 31 अक्टूबर तक जा रहा है, तो अच्छा खासा टाइम पीरियड लग गया ना इस पे। 2-4 महीने नहीं बल्कि ज्यादा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 8 महीने लगे हैं। तो ये तो फिर क्वालिफाइंग एसिड की डेफिनेशन मीट कर गया। तो अब आपने इस पे जो कॉस्ट है इंटरेस्ट की, देखें एक तो है ये वाली जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ये तो आनी आनी है, कॉस्ट का पार्ट बनना ही है। सही है। बाकी मेरे भाई जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है, अब इसे आपने एक्सपेंस आउट नहीं करना। 1 मार्च से लेके बाद तक इसे आपने क्या करना है, आपने कैपिटलाइज करना है। अच्छा जी, अब देखें क्राइटेरिया तीनों का। लेटर ऑफ क्या है? लेटर ऑफ है मेरे भाई कंस्ट्रक्शन कहाँ कब शुरू हुई, 1 मार्च को, तो कैपिटलाइज करना इधर से शुरू करना है। अब सवाल ये पैदा होता है, सर इससे पहले लोन तो 1 जनवरी पे लिया, तो ये जो 2 महीने पहले वाले हैं, ठीक है, इसका क्या होगा? और क्या उसका नाम है, अगर कोई लोन जो है वो हमारे साल में हमने वापस नहीं किया तो उसका क्या होगा? कंस्ट्रक्शन तो देखे ना, साल तो 1 जैन 2022 है मेरा ख्याल है, और 31 दिसंबर 22 को ईयर एंड है। तो सर हमने तो इधर आके क्या कहते हैं लोन लिया और बिल्डिंग इधर बन गई। तो भाई याद रखिएगा आपने तो इस सरसे को कैपिटलाइज करना है ना, इस वाले को। तो ये वाला जो होगा पहले वाला, और ये वाला, सर ये तो फिर क्या प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, इसका इंटरेस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। और अगर इसमें से कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये भी सारी की सारी प्रॉफिट और लॉस में जाएगी। इसका इंटरेस्ट जो है इस वाले एरिया का, ये 2 महीनों का, ये भी प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। चले बाहर अब। कहता जी लोन लिया 200 मिलियन का 1 जैन पे।
तो भाई फर्स्ट फैब पे अगर आप इसका सोल्यूशन ओपन कर लेना, उधर आ रहा होगा। फर्स्ट फैब पे आपने पेमेंट कर दी 120 मिलियन की, यानी एक महीना तो मेरे भाई लोन आपके पास रहा ना, वो आपने इन्वेस्ट कर दिया होगा 10% पे, ये आपके पास प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा। फिर मेरे भाई अगर मैं आपको सोल्यूशन इसका दिखा सकूं, जी इधर आए सर। जी मेरे भाई ये बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल आने के चांसेस हैं, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो वैसे ही बहुत अहम है। इधर देखें यार, अगर ये रहा जी आपका टेबल, स्पेसिफिक लोन आया जी इस दिन, कहता जी आपके पास ये अवेलेबल रहा, एक महीना इन्वेस्ट कर सकते थे आप इसे, आपने किया, और ये आप इसे ले गए जी प्रॉफिट और लॉस में, ठीक है, मल्टीप्लाई में 10% और ये 1/12। नेक्स्ट आ जाए सर, कहता फिर आपके पास ये 80 रुपये अवेलेबल रहे, और ये कितने महीने, फेब मार्च अप्रैल मई जून, हाँ जी 5 महीने। लेकिन भाई देखें, आपने तो कैपिटलाइज मार्च से करना शुरू करना है ना, तो ये एक महीने 80 5 महीने इन्वेस्ट रहा, लेकिन जिसमें से एक महीना चला जाएगा मेरे भाई आपका प्रॉफिट और लॉस में, ये टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के नाम से, और 4 महीने क्या होगा जी, ये मेरे मासूम दोस्तों इधर आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4/12, ये इन्वेस्टमेंट इनकम इधर से माइनस होगी, ठीक है सर। अच्छा ये बात आप समझ गए हैं। अच्छा नेक्स्ट पढ़े जी सवाल, जी कहता गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 90 मिलियन इज रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई। अच्छा गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में कुछ सूल याद कर लें, IS 23 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7, क्रिस्टन की किताब को देख लीजिएगा। सर आपने जब आपने कॉस्ट निकालनी है किसी भी एसेट की, ठीक है सर, तो जितनी कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स हैं वो तो लेनी लेनी है, लेकिन उसमें से अगर गवर्नमेंट ग्रांट आ गई है तो गवर्नमेंट ग्रांट को आपने उसमें से माइनस करना। फॉर एग्जांपल एसेट की कॉस्ट है 100 रुपया, गवर्नमेंट ग्रांट आ गई 20 की, इधर से माइनस हो जाएगी। इस गवर्नमेंट ग्रांट की वजह से अब आपको हेल्प मिली कि आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा ना, ये पैसे उधर आप इस्तेमाल कर लेंगे, तो इसके एक तो गवर्नमेंट ग्रांट को बजाते खुद आपने माइनस कर दिया, एक उस पे जो सेविंग आनी है, सेविंग, ये एक सवाल देख लीजिएगा, ये हड़प्पा लिमिटेड में होगा, सही है। तो ये खैर इधर तो नहीं भी हुआ था, लेकिन मैं तो वैसे समझा रहा हूँ, हड़प्पा लिमिटेड वाला सवाल ऑटम 20 का शायद सवाल है। तो उसकी जो इंटरेस्ट सेविंग है, जितने की आया ये, जितने का ये है, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट की परसेंटेज जो भी होगी, सही है, और जितने महीने के लिए लोन आपने रीपे कर दिया, सही है, जितने महीने, फॉर एग्जाम्पल लोन आपका चलना था जी सितंबर तक, अक्टूबर तक, आपने पैसे गवर्नमेंट ग्रांट में से पे कर दिए, सही है जी, वो कर दिया आपने अगस्त, तो 1-2 महीने का तो फायदा हुआ ना, उसकी इंटरेस्ट सेविंग इधर आ जाएगी, वो भी माइनस होगी। और एक और बात, प्रोग्रेस पेमेंट्स बिल्स जो होते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट ग्रांट की तरह अगर कभी आ गए इधर से माइनस होंगे, और उन पे भी इंटरेस्ट सेविंग माइनस होगी। या लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 देख लीजिएगा, उधर एक एग्जांपल दी है IS 23 में। कहता जी गवर्नमेंट ग्रांट जी 90 मिलियन की ऑन 1 जुलाई इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, कहता रिमेनिंग अमाउंट इज पेड फ्रॉम द ग्रांट रिसीव्ड, जी बिल्कुल ठीक है। कहता बाकी अमाउंट आपने कहाँ से पे करनी है, ग्रांट से। कहता फर्दर लोन ऑफ 15 मिलियन हैज बीन रिटर्न्ड, कहता जी ऑन 30 सितंबर फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ग्रांट रिसीव। देखिए ना इसकी वजह से इंटरेस्ट की सेविंग है 50 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय ये 16% हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय सितंबर अक्टूबर, एक महीना हो जाएगा। इससे क्या करेंगे मेरे भाई, आप ये ले लेंगे इंटरेस्ट सेविंग ले लेंगे, हड़प्पा लिमिटेड वाला सवाल देख लीजिएगा, ये करवाए हुए क्लास में, ये इंटरेस्ट सेविंग आ जाएगी। ओके मेरे भाई, और देखें लोन आपने रिटर्न कर दिया ना, टोटल लोन था 200 मिलियन का, जिसमें से 50 मिलियन आपने रिटर्न कर दिया 30 सितंबर पे। तो अब देखें जब आप अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जिसने कैपिटलाइज होना, वैसे तो देखा जाए तो जो लोन है ये सारा का सारा आपके पास रहा पूरा साल, लेकिन उसमें से इधर आके सितंबर पे आके 50 रुपए आपने रीपे कर दिए, वापस कर दिए, तो इधर आके रिमेनिंग देखा जाए तो 150 मिलियन है। 3 महीने आपके पास लोन रहा 150 मिलियन शॉर्ट टर्म, और बाकी 9 महीने रहा 200 200, ठीक है, सही है सर, ये हो गया आपके पास। अच्छा जी अब बात तवज्जो से जरा सुननी है आपने, सर जी ये जो 200 है, इसमें से पहले 2 महीने जो हैं ये वाले जो 2 पहले महीने हैं, ये वाले, ये जो मैंने रेड किया, ये प्रॉफिट और लॉस में इसका एक्सपेंस जाएगा इंटरेस्ट का, और बाकी मार्च से लेके इधर तक अक्टूबर तक, सही है, ये जाएगा आपका भाईजान किस में कैपिटलाइज होगा, लेकिन उसमें से भी बल्कि सितंबर तक जाएगा 200, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 7 महीने का एक्सपेंस कैपिटलाइज होगा, सही है, 200 मल्टीप्लाई बाय 16% मल्टीप्लाई बाय 7/12, और फिर पीछे एक महीना जो था उस वो आपने लोन रीपे कर दिया। अब ये
150 3 महीने का एक्सपेंस आएगा, जिसमें 1 महीना कैपिटलाइज होगा, 3 महीने प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ गए आप। इधर आए जी, और इधर आके देखें, कहता है जी ये तो मार्च से लेके सितंबर तक ये रहा आपके पास। कहता उसके अलावा 150 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 16, इसमें से 1 महीना इधर कैपिटलाइज होगा, ठीक है। बाकी किधर होगा, बाकी किधर जाएगा, ये जाएगा जी इंटरेस्ट एक्सपेंस में। 200 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 2 महीने, ये कौन सा होगा, जैन और फेब का, ठीक है बच्चों। और ये 2 महीने कौन से हैं, 150 आपने 50 वापस कर दिए ना सितंबर पे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जिसमें से 1 महीना तो आ गया मेरे भाई इधर, इधर, ठीक है। और बाकी 2 महीने इधर आ जाएंगे। इधर 2 कर लीजिएगा यार, अब ये गलती है मेरा ख्याल है, ठीक है, ये 2 होंगे ना जी। इसको देख लें, अगर ये गलत है तो इधर इधर 2 आने चाहिए। नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये तो इंटरेस्ट पेबल की बात कर रहा हूँ ना, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है जी, वो ये आ जाएगा, ठीक है सर। उम्मीद है ये बात जो है ये आप समझ गए हैं। ओके जी, ये बात भी आपको समझ आ गई। अच्छा सर, उसके बाद आप इधर आए, तो इधर आके देखें आपका जो करंट लायबिलिटी है, जो लोन है, ये 50 वापस कर दिए, 150 का आ गया। इंटरेस्ट पेबल आपका 30 मिलियन का आ गया, ठीक है। ये तो खैर पूरे तीन सारा ही पेबल है ना। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, एसेट की कॉस्ट को फाइंड करना है जी, अभी कर लेते हैं सर। इधर आए, टोटल कॉस्ट बता देनी कितनी है। टोटल कॉस्ट जो आपने है जी, वो है मेरे भाई, इधर आके देखें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 280 की, जिसमें से ये 70 आपने अगले महीने पे करना है। सही है जी, ये पेमेंट डेट है, ये पेमेंट है, इसका मतलब बिल इससे पहले आया होगा, तो ये पेएबल है, ये आपकी लायबिलिटी में भी 70 जाएगा। 280 में से मैंने आपको जैसे बताया गवर्नमेंट ग्रांट को माइनस करना पड़ेगा 90 मिलियन से, ठीक है सर। इधर आए और इसको माइनस कर दें, 90 को माइनस कर दिया। अब बोर्निंग कॉस्ट कैपिटलाइज वर्किंग टू, ये 17.33 इधर आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगी, ये आपके पास कॉस्ट आ गई, ठीक है सर। अच्छा, इसमें से अब एक्सपेंस माइनस कर दें डेप्रीसिएशन का, 210 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ थी 10 साल, मल्टीप्लाई बाय 2/12, तो ये 3.5 के एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा, और ये बुक वैल्यू आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चली जाएगी। लें सर, ये आ गया, सही है सर। और ये इन्वेस्टमेंट इनकम पहले आ गई थी, और ये आपकी बुक वैल्यू आ गई, ये 70 जो पेएबल है, जो कॉन्ट्रैक्टर को आपने अमाउंट देनी है। ये एक अच्छा सवाल था, इसको अपने हाथ से दोबारा करना पेपर में। आपने शायद मतलब जिसने टाइमलाइन सही तरह नहीं समझी, वो एक दफा तसल्ली से सोचने वाली बात थी, उसने इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। लेकिन परेशान नहीं होते यार, जितना समझ आता है करो। कुछ चीजें तो बहुत सिंपल थी यार, देखो ये तो हर बच्चा कर सकता था, लोन वाली बात। ये पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर तो हर बच्चा कर सकता था, 150 तो हर बच्चा लिख सकता था। इसमें से आधी प्रजी बातें, ये कॉस्ट वाली तो कुछ ना कुछ तो बच्चा कर ही सकता था ना। तो इसमें से 3 नंबर लेना तो मुश्किल नहीं था, मेरा ख्याल है। अच्छा जी, चलें जी, अब आप आ जाए जी नेक्स्ट इस पे। कहता है जी ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ खान एंटरप्राइजेस, कहता है जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ऑफ 980,000 एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 45,000। कहता है कंप्यूट करेक्टेड ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट, कहता है आपने सही वाला करेक्टेड वाला ग्रॉस और नेट प्रॉफिट बताना है जी, ठीक है। कहता है ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग एरर्स वर नोटिस्ड। कहता है जी एन इनवॉइस ऑफ 1,23,000, कहता आप वर डेबिटेड टू परचेजेस बट द गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड, कहता एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंटरी, तो होना भी नहीं चाहिए था इंक्लूड। कहता आपको चीजें आपने परचेज रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन वो मिलनी ईयर एंड पे है, तो भाई आपकी परचेज है ही नहीं, इसको रिवर्स करो। आपको करना पड़ेगा क्रेडिटर डेबिट और परचेजेस मेरे मासूम दोस्तों क्रेडिट। इसका हमने एक फॉर्मूला समझा हुआ है। जो भी चीज प्रॉफिट और लॉस में देखें, सबसे पहले कि प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है इस एंट्री में, यस ये है जी, ये परचेज प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है। क्या ये डेबिट साइड पे आ रही है क्रेडिट पे, अगर तो क्रेडिट साइड पे आ रही है तो भाई याद रखिएगा इससे प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। प्रॉफिट और लॉस में आने वाली चीज अगर क्रेडिट साइड पे आती है प्रॉफिट बढ़ता है। अच्छा, डेबिट साइड पे आती है प्रॉफिट कम होता है। चलें, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सवाल ये है क्या ये कॉस्ट ऑफ सेल से ऊपर वाली सॉरी जीपी से ऊपर वाली चीज है या नीचे वाली, ऊपर वाली आइटम है भाई, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा नेट भी बढ़ेगा। तो भाई आज से आपने 1,23,000 से ग्रॉस में भी ऐड करना और नेट दोनों में ऐड कर दें। कहता है जी कैरिज इनवर्ड अमाउंटिंग टू रुपीज 8,000 वॉज इंक्लूडेड इन कैरिज आउटवर्ड। कहता है जी कैरिज इनवर्ड को आपने क्या कर दिया सर जी, आउटवर्ड रिकॉर्ड कर लिया। अब मेरे मासूम दोस्तों, कैरिज इनवर्ड की एंट्री क्या होती है, सॉरी आपने एंट्री क्या करनी चाहिए थी, कैरिज इनवर्ड डेबिट, ठीक है जी। और मेरे भाई आपको कैश या बैंक पेबल क्रेडिट करना था, आपने किया जी कैरिज आउटवर्ड डेबिट। और सर जी कैरिज इनवर्ड सॉरी आपने कैश बैंक पेबल को कर दिया
सॉरी क्रेडिट। अब आप रिवर्स एंट्री करेंगे तो आप करेंगे कैश कैरिज इनवर्ड डेबिट, कैरिज इनवर्ड आप डेबिट कर देंगे, मैं अब सारा नहीं लिख रहा, और कैरिज आउटवर्ड आप कर देंगे क्रेडिट। सही है। कैरिज इनवर्ड क्या होती है यार, चीज को लेके आने का खर्चा, ये कॉस्ट ऑफ सेल में आता है, किस में आता है, कॉस्ट ऑफ सेल, और ये आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अब देखें ये है जी, आप देखें दोनों प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम्स है। अब बहुत तवज्जो से बात को सुनना है आपने। देखना ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली कौन सी चीज है, ये वाली, ठीक है सर। इससे ग्रॉस प्रॉफिट भी हिलेगा, नेट भी हिलेगा। ये है मेरे भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आने वाली चीज, ये ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे वाली चीज है। अच्छा जी, अब देखें इससे एक ये इससे सिर्फ नेट प्रॉफिट हिलेगा। अब देखें सुननी है बात गौर से, ये कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, क्रेडिट साइड पे आ रही है, प्रॉफिट बढ़ेगा, कौन से वाला, नेट प्रॉफिट आपका बढ़ गया। ओके जी। अच्छा जी, कैरिज इनवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल वाली, जीपी से ऊपर वाली चीज है, ये आपका प्रॉफिट, ये डेबिट साइड पे आ रही है, प्रॉफिट आपका क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम, कौन से वाला, जीपी से ऊपर वाली चीज है, दोनों। तो नेट प्रॉफिट में एक दफा प्लस से लिखते हैं, नेगेटिव से लिखते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट में एक ही दफा बस आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिव अमाउंट से, ठीक है। अच्छा जी, कहता है गुड जिसकी सेल वैल्यू है 4500, कहता है यूज कर ली ऑफिस रिपेयर्स के तौर पे, एंट्री कोई नहीं की आपने, और नीचे बता रहे पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड है। अच्छा जी, ठीक है, सिंपल। तो उस परचेजेस के नाम से चीजें आ रही होंगी ना। कहता है ऑफिस रिपेयर्स अब आप डेबिट कर दें, और मेरे भाई परचेजेस आप क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। अच्छा जी, लेकिन करनी आपने है मेरे भाई ऑफिस रिपेयर्स डेबिट करनी है, ठीक है, ये 3600 से होंगी, और परचेजेस क्या होंगी, पर पीरियोडिक सिस्टम है भाई, तो परचेजेस क्रेडिट होंगी, इन्वेंटरी नहीं होगा। अच्छा, सेल वैल्यू इनकी थी 45, कहता जी मार्जिन जो है ना, इस पे मार्जिन आपने हमेशा याद रखिएगा भाई, आपने अपने डिपार्टमेंट में एक चीज इस्तेमाल कर ली, सेल थोड़ी की है, तो भाई याद रखिएगा ये है जी मार्कअप ऑफ 25%। मार्कअप का मतलब होता है, मार्कअप लगता है हमेशा कॉस्ट पे, कॉस्ट 100 होगी ना, तो मार्कअप 25 में ऐड हुआ, तो सेल इस टाइम ये 125 पे पड़ी है चीज, 100 पे ले आए, तो ये 3600 आ जाएगा आपके पास। तो भाई देखें ये चीज, ये वाली जो चीज है, ये दोनों प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे वाली चीज है, ठीक है सर, ये ऊपर वाली। इससे दोनों प्रॉफिट्स हिलेंगे, दोनों बोथ प्रॉफिट हिलेंगे इससे, इससे सिर्फ जीपी, इससे सिर्फ जीपी हिलेगा, ठीक है सर। अच्छा जी, आप भाई बात सुनिएगा, परचेजेस क्रेडिट साइड पे आ रही हैं, तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा, कौन सा, दोनों प्रॉफिट बढ़ गए, जीपी में भी बढ़ा दें 3600 रुपए से, और उसमें भी बढ़ा दें मेरे मासूम दोस्तों एनपी में भी, नेट प्रॉफिट में भी। अब मेरे भाई देखें ऑफिस रिपेयर्स हैं, सॉरी इधर मैं गलत लिख गया हूँ, ऑफिस रिपेयर्स हैं, ये तो नेट प्रॉफिट है ना। अच्छा ये जीपी से नीचे वाली चीज है, यानी जीपी नहीं हिला बल्कि नेट प्रॉफिट हिला, सही है, और ये डेबिट साइड पे चीज आ रही है, तो नेट प्रॉफिट में नेगेटिव अमाउंट से लिखते हैं, ठीक है। ये उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, ये इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। अब मेरे पे सेक्शन 1 का एक सवाल रह गया बस आपके पास, उसे डिस्कस करते हैं जी। अच्छा मैं क्या करूंगा, अभी 1 घंटा 18 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, सॉरी ऑडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो ये 1.5 घंटे तक इसको क्लोज करते हैं, इसे रेंडरिंग में भी टाइम लगेगा, तो क्या उसका नाम है, फिर आपको सोल्यूशन अवेलेबल करते हैं, फिर सेक्शन 2 की डिस्कशन इंशाल्लाह मैं शाम में किसी वक्त कर लूंगा। अच्छा जी, कहता जी prepare extracts from the financial statements of Kazi Limited for the year ended 31st December 2011, कहता है showing all necessary disclosures related to earning per share। जी ठीक है जी, कहता है आपने इग्नोर करनी है कंपैरेटिव फिगर्स, और कहता है नीचे वाली स्टेटमेंट, नीचे वाली में कहता है आपने 3 लिमिटेशंस भी अर्निंग पर शेयर की बता देनी है, जी ठीक है। कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू काजी लिमिटेड, कहता है फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर। अच्छा एक्सट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, बात समझिएगा, यार देखें प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बिल्कुल नीचे आपने अर्निंग पर शेयर बतानी होती है, बेसिक भी और डाइल्यूटेड भी, ठीक है, इसका फॉर्मेट हम बनाते होते हैं, बेसिक डाइल्यूटेड, सही है, और क्या उसका नाम है, एक्सट्रैक्ट्स बनाना सीखे हैं। अच्छा डिस्क्लोजर्स में क्या है यार, डिस्क्लोजर में कुछ भी नहीं है, आपने जिस तरह बेसिक ईपीएस को कैलकुलेट की है, सही है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स, उसके नीचे आपने एक लाइन लिख देनी है, डिवाइड जिस तरह वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से किया ना, वो नीचे लिख देने, आपके पास बेसिक ईपीएस आ जाएगी। डाइल्यूटेड में जो फार्मूला का इस्तेमाल किया बिल्कुल उसको देख लेना है। फिर उसके बाद आपने इन दोनों में बेसिक और डाइल्यूटेड की अर्निंग्स में जो डिफरेंस आ रहा है उसको एक्सप्लेन करना है, और उसकी रिकंसाइलिंग आइटम्स लिख देनी है, ठीक है।
और फिर इसी तरह वेटेड एवरेज में जो डिफरेंस आ रहा है नंबर ऑफ शेयर्स में, सही है, डाइल्यूटेड में और बेसिक में, उसकी वजाहत फरमा देनी है आपने जी। कहता इशूड शेयर कैपिटल है जी 1 जनवरी 2011 पे 80 मिलियन का, और कहता एक शेयर 10 रुपए का है जी, ठीक है जी। कहता पैट कितना है जी 170 मिलियन का, सही है सर, ठीक है जी, ये 170 है। कहता ऑन 30 सितंबर 11 क्यूएल इशूड 20% राइट शेयर्स एट द ₹11। कहता था मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इमीडिएटली बिफोर द राइट इशू वाज 12.52। आप बच्चों याद रखिएगा, आपके पास 80 शेयर्स पहले हैं, 20% मजीद हो गए, तो भाई 80 का 20 मेरा ख्याल 16 बनेगा ना, तो इस तरह होगा ये। आपने देखें अब इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है ना, राइट शेयर्स में एडजस्टमेंट फैक्टर आपने निकालना है। तो ये बात याद रखिएगा, ये है जी 12.25250। अगर आपने शेयर इशू कर दिया इससे ज्यादा का, एक्सरसाइज प्राइस इससे ज्यादा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कम है तो भाई जरूरत है ना, फिर एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब देखें ऊपर आप क्या लिखते हैं जी, सर जी डिवाइड करना होता है एक्स थ्रेटिकल प्राइस से, ऊपर आपने मार्केट प्राइस लिखनी होती है, ठीक है जी, वो क्या है जी 12.52। अब ये निकालनी पड़ेगी यार, ये कैसे निकलती है, देखें आपने क्या करना है, देखना है जी कि आपके पास कितने शेयर्स ऑलरेडी हैं, 80 मिलियन शेयर्स हैं जी, मल्टीप्लाई एक शेयर की मार्केट प्राइस, ठीक है जी, ये मार्केट प्राइस देख लें इमीडिएटली बिफोर द राइट इशू, ये है 12.50 जी। भाई नए शेयर्स कितने इशू किए 16 मिलियन, मल्टीप्लाई बाई एक कितने का इशू किया 11 का, बिल्कुल एज इट इज ये नंबर ऑफ शेयर्स नीचे जाके लिखते हैं आप ये वाले, तो आपके पास थ्रेटिकल एक्स प्राइस आ जाएगी, ठीक है सर। वो आपके वो जितनी भी आई इधर आके लिखते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा, ठीक है जी। जी इधर से अगर आपको मैं सोल्यूशन से दिखा दूं तो मेरे मासूम दोस्तों इधर आए जी, इधर आए। अच्छा ये है जी एक्सट्रैक्ट ही होते हैं, ठीक है, ये सीखे हुए हैं आपने। अच्छा नीचे आए नीचे आए नीचे आए सर, ये आए जी ये राइट इशू है, ये क्या है राइट इशू। अच्छा ये क्या आता है आपके पास, ये इसको ना कैलकुलेट कर लीजिएगा एक दफ़ा, ये जितना भी आता है ये इसको डिवाइड कीजिएगा तो एडजस्टमेंट फैक्टर आपके पास आ जाएगा। इन्होंने जो हम मैंने सोल्यूशन इधर बनाया है वो क्या हुआ हुआ है, वो असल में ये ऊपर वाला ये ये होगा 12.52 डिवाइडेड बाई ये, इसको ना आप देखिएगा, आपको मैंने इस तरह नहीं करवाया हुआ, ठीक है, इस तरह आपको नहीं करवाया हुआ, आपको जैसे करवाया बस वैसे कीजिएगा। ये ऊपर रखिएगा 12.50 ये वाला, और ये जो आएगा इसको नीचे रख दीजिएगा, वो 12.25 ही आएगा, ठीक है ना, ये 12.25 ही आएगा इधर, इसको कैलकुलेट कर लें, आपका एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया, ठीक है सर। इधर जो है ना वो है ये, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 1/, वो ना करें बेशक। अच्छा जी, ये अजान हो रही है भाई, 1 मिनट दीजिएगा बस जी भाई। अच्छा जी, यार ये आपके पास देखें, ये आपके पास राइट शेयर्स आ गए, ठीक है। अब ये राइट शेयर्स किस तारीख को आ रहे हैं, 30 सितंबर को। तो भाई मैंने आपको कहा था पहले डेट लिखनी है, फिर इधर आके आपने ये जो है ना, इधर हम खैर इस तरह करते होते थे, पहले टाइम पीरियड लिखते हैं फिर उसके बाद एडजस्टमेंट फैक्टर लिखते हैं। तो ये 9/12 मल्टीप्लाई बाई ये आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया, ये इतने आ गए भाई, और ये 3/12, ये टोटल पे लगता है हमेशा, ये उर्दू में नोट भी आपको लिखवाया हुआ है, ये इतने आ गए, ये आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए मेरे पास। ओके जी, उम्मीद है ये बात समझ गए हैं। तो इधर आए, और इधर आके अब डिस्क्लोजर्स कैसे बनते हैं, सर ये नीचे सारे डिस्क्लोजर्स हैं, ये जो फार्मूला है ना, फार्मूला उसी को आपने इधर लिख देना है। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल ये है आपके पास, सही है, क्योंकि कोई है नहीं ना, सॉरी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह है नहीं जिसको माइनस करने की जरूरत है। ये आपके पास मेरे भाई 85.22 आ गए, ठीक है सर। ये आपके पास आ गई जी बेसिक ईपीएस आ गई, सही है सर। तो इसको उठा के इधर आप इसका रेफरेंस दे दें, ये एक्सट्रैक्ट जो आप बना रहे हैं, पहले ये डिस्क्लोजर बनेंगे तो एक्सट्रैक्ट आएंगे ना, तो इधर आके दिखते नहीं कि ये मैंने इधर से निकाला, ठीक है सर। ये आप ये इसे कहते हैं डिस्क्लोजर हैं सारे। अच्छा जी, अब आप आए जी नेक्स्ट टाइम मेरे भाई, और इधर आके देखें आप नेक्स्ट क्या है। कहता जी देयर आर 25,000 शेयर ऑप्शंस इन एग्जिस्टेंस। ऑप्शंस जब भी लफ्ज आएगा तो मैंने आपको ऐसे सिखाया हुआ है भाई, ये डाटा किसके लिए रेलेवेंट है, बेसिक के लिए, ये ऑप्शंस हैं, ये डायल्यूटेड के लिए रेलेवेंट है। कहता है ईच ऑप्शन शो अलाउज द होल्डर टू एक्वायर 120 शेयर्स। तो भाई 25,000 ऑप्शंस हैं, एक शेयर के बदले में कितने ऑप्शंस जो हैं वो इशू किए जा सकते हैं, वो 120, तो मल्टीप्लाई इससे कर दीजिएगा। एट अ स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है जी एक्सरसाइज प्राइस।
कहता था ऑप्शन है ऑलरेडी वेस्टेड एंड विल एक्सपायर ऑन 30 जून। कहता है ये ऑप्शन हमने दे दिए हैं लोगों को। जी बिल्कुल ठीक है। एवरेज मार्केट प्राइस उनकी है 12। तो भाई ये देखें एवरेज मार्केट प्राइस 12 है, आप एक्सरसाइज प्राइस क्या है जी 10 है। तो इसमें फ्री वाला एलिमेंट जो होता है याद रखिएगा हमेशा रेलिवेंट होता है। सही है। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10। तो आपके पास क्या आ जाएंगे सर जी, ये ऑप्शंस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ये ऑप्शंस आ जाएंगे। अच्छा जी, इसे कैलकुलेट करके देख लें बेशक आप। ये ऑप्शन के केस में ना डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का मतलब इधर होता है मेरे भाई अर्निंग्स। क्या होता है? अर्निंग्स। इसका होता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। और ये इंक्रीमेंटल ईपीएस आ जाती है। ये कैसे आया, परेशान हो? ये आया जी 25,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 120, इतना में कन्वर्ट हो सकता, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय फ्री वाला एलिमेंट निकालना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। ये खैर जब मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा जवाब आपका। ठीक है सर। तो इसको लिखते हैं इधर। जब भी आपने डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन करनी तो हमेशा पहले रैंकिंग करनी पड़ेगी। अच्छा जी, कहता जी क्यूएल हैड इशूड डिबेंचर्स इन 2008। कितने जी? कहता जी विच आर कन्वर्टेबल इनटू 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। ये तो आसान हो गया, उसने नंबर ऑफ शेयर्स जितने कन्वर्ट होने खुद दे दिए। ये वेटेड एवरेज में लिखते हैं जाके। द डिबेंचर विल बी रिडीम शैल बी रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2012। कहता कन्वर्जन ऑप्शन इज एक्सरसाइजेबल ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स प्रायर टू रिडम्पशन। कहता है ऑप्शंस जो कन्वर्जन ऑप्शन जो है इज एक्सरसाइजेबल ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स। कहता है रिडम्पशन से पहले 6 महीने उनके पास ऑप्शन है कि उनको कन्वर्ट किए, वो कन्वर्ट कर सकते हैं उसे। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द ईयर, कहता है ये 11 है। कितना है? 11। आप देखें भाईजान इसका अर्निंग्स पे भी इम्पैक्ट आएगा ना अगर हमें ये डिबेंचर्स है। ये कहता अगर क्या उसका नाम है ये कन्वर्ट हो गए तो कहता फिर इस पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा ना। तो फिर क्या होगा, फिर हमारी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। तो लेकिन याद रखिएगा डिबेंचर्स बॉन्ड्स इस पे इंटरेस्ट होता है, इसे हमेशा नेट ऑफ टैक्स करते हैं 11। ये टैक्स का रेट है 35%, इधर 65% कर दीजिएगा। और इधर आए, ये आके ये हमने कर दिया अर्निंग्स पे ये इम्पैक्ट आया और इसे कन्वर्ट करने इसने खुद दिया था। अब ये होता है जी इसे हम कहते थे ए, आप अपने वाले सूलों पे रहिएगा, इसे कहते हैं बी। ये कैसे आती है इंक्रीमेंटल? ये आती है ए डिवाइडेड बाई बी। तो 7.15 डिवाइडेड बाई 6 ये आपके पास आ गया। ठीक है जी। कहता है जी प्रेफरेंस शेयर इशूड इन 2009 आर कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन 4 ऑर्डिनरी शेयर्स और 4 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। कहता है जी कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 4 मिलियन। उसने खुद बता दिया यार। द डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस, ये सवाल आसान था वैसे। कहता जी अमाउंटेड टू ₹5.75। कहता डिविडेंड उस पे कितना है यार, जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स तो मेरे भाई फिर इस पे वो नहीं देना पड़ेगा ना, आपको डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। सही है। आपकी अर्निंग्स फिर जो है बढ़ जाएंगी ना। अच्छा जी, चाहे रिडीमेबल हो चाहे रिडीमेबल हो। बहरहाल कहता जी 5.75 आप ऐड कर दें अर्निंग्स में। अच्छा इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, ये सिर्फ इसमें ऑप्शन होती है, ये सिर्फ नेट ऑफ टैक्स जो है डिबेंचर्स होते हैं। सही है। इस पे ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, टैक्स वाले अलाउ नहीं करते ये। अच्छा जी, चाहे वो रिडीमेबल ही क्यों ना हो। सही है। आपके जहन में सवाल आता है सर रिडीमेबल तो जो है वो प्रॉफिट्स से माइनस हो जाते हैं ना पहले ही, तो फिर उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें से हम माइनस करते हैं इररिडीमेबल वाले, फिर अर्निंग्स आती हैं। तो भाई याद रख लें बस, आप टैक्स वाले अलाउ नहीं करते तो रिडीमेबल भी हो ना चाहे, फिर भी इस पे टैक्स एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। तो 5.75 अर्निंग्स में ऐड कर दें, 4 मिलियन ऐड करें भाई शेयर्स में, तो ये आ जाएगी इंक्रीमेंटल ईपीएस 1.44। तो भाई देखें ये दुनिया का जिस तरह दस्तूर उल्टा है, जिस तरह आजकल हो रहा है, जो रैंकिंग में मेरे भाई सब जो सबसे ज्यादा है, सही है 1.44, इसको आपने सबसे कम रैंक करना है। जो आंडा है सिफर है भाई उसको पहले नंबर पे ले आए हैं। अब देखिए अजीब सी बातें हैं ना सारी, आप भी हंस रहे होंगे। अच्छा ये है 1.19, तो भाई ये है 1.44, तो भाई इंक्रीमेंटल ईपीएस जिसकी सबसे कम होगी उसका पहला नंबर। फिर इस इधर आए, ये है तो इसका दूसरा, ये है तो इसका तीसरा। अच्छा अब हमने क्या करना है जी, अब हमने डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन करनी है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ये होगा जी बेसिक ईपीएस। ये होती है जी ये जो लिखा हुआ है आप बेशक ये ना लिखिएगा, आप इस तरह लिख लें। ये होती है मेरे भाई अर्निंग्स। अच्छा जी, ये क्या होता है जी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ओके जी, ये आपके पास ईपीएस आ जाती है। ये 1.1999 ही आनी है। ऑप्शंस का तो फर्क ही कोई नहीं है, एज इट इज जिसकी रैंकिंग 1 है उसकी अर्निंग्स इधर उठा के लिखते हैं। उसके भाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं?
ये आके लिखते हैं, टोटल करें 170 और इसका ये होगा, तो भाईजान ये 1.98 ये डाइल्यूटेड है, क्या है, पहले से कम हो गई, कम हो जाएगी तो डाइल्यूटेड है। भाईजान आप डिबेंचर्स ले आए, दूसरी रैंकिंग किसकी है, डिबेंचर्स की, 7.15 इधर आके लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बड़े, ये इधर आके लिखते हैं, ये रैंकिंग्स है, आसान है, इनको ऐड कर दें, ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें, ये आएगा, इसको इस पर डिवाइड करें, ये ए है, ये बी है, ईपीएस कैसी आती है, ए डिवाइडेड बाई बी, डिवाइड करें 1.93, ये मजीद कम हो गया तो ये भी डाइल्यूटेड है। इसके साथ कंपैरिजन करना है अब आपने पिछले वाले के साथ। अच्छा अब तीसरी रैंकिंग में कौन है, कहता है इसका अर्निंग्स पे इम्पैक्ट 5.75 है, शेयर्स पे 4 है, इधर आके ऐड कर दें भाई, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा, इसका टोटल इसका ए डिवाइडेड बाई बी, तो सर ये मजीद क्या होगी, डाइल्यूट हो गई, इससे मजीद कम हो गई है, तो ये आपकी डाइल्यूटेड क्या है, इस ईपीएस है, ठीक है सर, ये बात उम्मीद है आपको समझ आई है। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने 30 कोई भी इधर ले लीजिएगा आप, ये आपने नोट बनाना है, ये अर्निंग पर शेयर का नोट बन रहा है, ये आपने बताया जी, ये मैंने कैसे कंप्यूट की भाई, इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, सर अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, अब आपने देखना है, इधर देखें, इधर आए, अब मेरे भाई आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है, वो है जी 1.91, ये डाइल्यूटेड है, क्या है, ये सबसे कम है ना, डाइल्यूटेड। अच्छा अच्छा जी, ये फॉर्मूला इसको बनाने में क्या हुआ होगा, अर्निंग्स 182.9 और वेटेड एवरेज ये आके आप इधर लिख दें भाई, इस तरह मैंने कंप्यूट की है, सही है, ये आके आपने लिख दिया ऐसे, ये आपके पास ये आ गया। अब देखें रिकंसिलिएशन ऑफ बेसिक ईपीएस विद डाइल्यूटेड, अब ये अर्निंग्स की उसका नाम क्या है, अर्निंग्स बेसिक और डाइल्यूटेड की फर्क क्यों है, अब इसका डिफरेंस है यार, ये देखें बेसिक ईपीएस क्या है, बेसिक ईपीएस है मेरे भाई, इधर आए, इसका आसान फार्मूला मैंने रिवीजन क्लासेस में भी बताया था, बेसिक ये है और इसकी अर्निंग्स जो है ये डाइल्यूटेड है ना, तो इसकी अर्निंग्स है ये, इससे ऊपर लिखें, इससे 4-5 लाइनें छोड़ के नीचे लिखते हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्यों है यार, ऑप्शंस की वजह से तो कोई डिफरेंस नहीं, डिबेंचर्स की वजह से 7.15 का, प्रेफरेंस की वजह से 5.75 का, ये दोनों ऐड कर दें भाई उसमें, तो ये अब आप एक्सप्रेशन तो आपको मेरे नजर नहीं आ रहे होंगे, मैंने इशारा किया दोनों को ऐसे ऐड करने का, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें। अब आप आए ये इधर आ जाए, ये आपका रिकंसाइल हो जाएगा, इस रिकंसिलिएशन को ये कहते हैं, कहता है 1.7 आपकी ये थी 182.9, दोनों में फर्क क्या, कहता है ये इनकी वजह से फर्क आया, याद रखिएगा, ये जब आपने कहाँ से लेना है, ये जब आपने कैलकुलेशन डाइल्यूटेड की होगी ना, इस टेबल से रिकंसिलिएशन बनेगी। अब देखें, कहता बेसिक तो थी 85.22, कहता जी डाइल्यूटेड कितनी है, डाइल्यूटेड 95, ये इधर आए जरा, कहता बेसिक तो थी ये वाली, कहता डाइल्यूटेड जो है ये 95.72 है, ये वाली, कहता ये नीचे आके लिखते हैं, कहता ये बढ़ क्यों गई है, कहता ऑप्शन 0.5 है इस वजह से, 6 मिलियन डिबेंचर्स ये, और ये 4 का इम्पैक्ट 4 मिलियन का प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से, इधर आके लिखते हैं यार, इस लिखने को रिकंसिलिएशन कहते हैं, इसे डिस्क्लोजर कहते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। और ठीक है भाई, अच्छा अगर कोई भी बात आपको मतलब समझ ना आ रही हो तो बेसिक कैलकुलेशन तो यार वैसे ही करते हैं, सही है, तो वो तो करनी थी ना आप लोगों ने, तो ये मेरे भाई इधर आके एक्सट्रैक्ट्स में लिखते हैं, अब आप ये 1.85 कहाँ से आया, 33.2 से आपने लिया ये वाला, इसकी आपने 2-3 दफा इन सवालों की क्या करनी है मेरे भाई, प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उम्मीद है ये बात आप क्या है जी, समझ गए हैं क्या है। अच्छा ये बेसिक आती है जी 1.99 और डाइल्यूटेड आती है मेरे भाई, ये गलत हो गया मेरा ख्याल है, 1 मिनट दीजिएगा, डाइल्यूटेड है, इधर आए जी, जी हाँ, ये इधर थोड़ी सी गलती हुई है ना, 1.99 और 1.9 नहीं नहीं सही है, 1.99 और ये है जी 1.85, ये 1.85 तो नहीं होगा ना यार, इसे देख लीजिएगा 1.91 होगा यार, ये 1.91, ये थोड़ी सी गलती है इधर डाइल्यूटेड में, ठीक है जी, उम्मीद है ये बातें आप जो हैं ये सारी समझ गए हैं। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं इस लेक्चर को इधर ही रोकता हूँ, सेक्शन 2 की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह, मैं क्या उसका नाम, इसे रेंडरिंग पे भी लगाना है, इसे तकरीबन घंटा सवा 1.5 घंटा लग जाएगा, तो जैसे ही खत्म होगा मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शुरू करके आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा यूट्यूब पे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।